Students, now we are talking about chapter 12, that is atoms. So here we are totally dealing with the atomic structure that जो कि एक पूरी प्रोसेस चली आ रही है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब अभी आपने सुना होगा, लेकिन इसका एक प्रोसेस थी जिसका एक इवोल्यूशन की प्रोसेस थी। पूरे इस इवोल्यूशन की प्रोसेस को आज इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो J.J. Thomson was a scientist and he by the gases discharge of the gases का जब डिस्चार्ज किया तो 1897 की बात है। तो J.J. थॉमसन ने कुछ कंक्लूजन्स किए और उन्होंने बताया कि फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स का आप गैसेस डिस्चार्ज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक आइडेंटिटी उन्होंने बताया कि दैट इज देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एटम्स। तो उन्होंने एक जनरली एक हाइपोथेसिस दिया, एक जनरली कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन इसके अलावा हमने जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम का जो, यदि एटम को देखा जाए, एक सिंगल एटम को देखा जाए तो इट इज अ न्यूट्रल। उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन ये एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? डेफिनेटली देयर शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब यदि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जितनी है उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी ये एटम क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल का एक कॉन्सेप्ट आया। प्लम पुडिंग मॉडल जिस एक वाटरमेलन को आपने देखा होगा जिसमें एक अंदर से मतलब कि लाल और कुछ बीज रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया एक मॉडलिंग इसी तरीके से होती है, किसी आप चीज को उठा के उसको कैसे आप फिजिकल जो फिनोमेना हो रहा है उसको कैसे फिट कर रहे हो, क्योंकि एटम के अंदर घुस के तो देखा नहीं जा सकता है कि क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक जनरली एक मॉडलिंग तैयार की जाती है, किसी एनालॉजी के थ्रू उसको फिट किया जाता है उसमें। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है चीजें कि किसी भी एटम के अंदर कैसा फिनोमेना हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा होगा एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक मॉडलिंग के थ्रू हम उसको ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने का। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो था उसमें वाटरमेलन का जो बाकी पूरा वॉल्यूम था उसको ये सपोज किया जाता था कि सपोज करिए दिस इज वाटरमेलन, और जो पूरा वॉल्यूम है लगभग जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या होंगे उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज होंगे, कहीं इधर है ना, इस तरीके से। मतलब पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं सोचा जा रहा था कि ये पूरा एटम जो है वो खाली है कहीं कुछ भी, मतलब ये पूरा एटम जो है वो एक वाटरमेलन के जैसे है जिसमें पूरा जो वॉल्यूम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, जो सीड जो रहते हैं ना उसमें बीज, वो दैट इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन माना गया और बाकी का जो वॉल्यूम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? तो ये एक थॉट दिया गया उस समय कि जो कुछ हद तक जो चीजों को एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफरेंट एटम्स के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए ऑब्जर्वेशन किए गए और डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलते थे उसके लिए। तो ये जनरली सोचा जाता था कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक इंटरेक्शन, एटॉमिक ऑसिलेशन, या फिर उसके नेबरिंग एटम्स जो है उसके इंटरेक्शन की वजह से ये डिफरेंट काइंड के स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट हुई। क्लियर? तो ये एक थॉट आया। फिर उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए गए, उसका कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हुआ। चलिए ठीक है, ये बात मान लिए कि हमारा जो एटम था जो मतलब एटम्स है किसी भी गैसेस में सराउंडेड है किसी भी अदर एटम्स के साथ, जो जिसके साथ ऑसिलेशन हो रहा है या फिर इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो सपोज करिए नियॉन का गैस ले लें या फिर जो मर्क्यूरी के वेपर्स ले लें, तो दे आर रेरिफाइड गैसेस, रेयर गैसेस हैं। तो इस केसेस में हम जनरली कंसीडर कर सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा मतलब कि इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे का, है ना, ज्यादा इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन लगभग नहीं है, और ईच एटम को हम इंडिविजुअल एटम मान सकते हैं। तो उसके बाद देखा गया, उसके बावजूद भी हमको क्या मिल रहा था, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी और डिफरेंट वेवलेंथ्स। मतलब और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और सामने आई कि हाइड्रोजन एटम को यदि, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसके बावजूद क्या हो रहा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम हाइड्रोजन एटम की अभी पढ़ेंगे आगे कि एक सीरीज मिलती है, लाइमन, बार्मा, पास्चन, इस टाइप के फंड सीरीज। तो इस टाइप से एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो अंदर है इस एटम के अंदर
है ना, कुछ तो है इसके अंदर जिसके कारण ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की जनरेट हो रही है। मतलब इट मस्ट हैव सम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। क्लियर? तो एक बात ये तो दिमाग में थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, he was doing some research in the nuclear physics and he was doing research in radioactivity, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स में वो पहले से काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके और उसके रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे गाइगर एंड मार्स्टन, है ना, तो दे वर 20 years स्टूडेंट्स, है ना, दे वर बैचलर स्टूडेंट्स अंडर थॉमसन, अंडर रदरफोर्ड। सो व्हाट हैपेंड कि जो रदरफोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया था, दैट्स रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल जिसको बोला जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक, अभी मैं आगे बताऊंगा कि गाइगर और मार्स्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको उन्होंने उठाया और उसका एक एनालॉजी, उसका मॉडलिंग का फिटअप किया और उसको एक्सपेरिमेंटली, पहले जो रदरफोर्ड ने एक मॉडल जो तैयार किया था उसके बारे में कुछ बता दूं। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया जिसके अकॉर्डिंग जो एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, and a whole of the maximum of the mass, like 99% of the mass is concentrated in the nucleus, and electrons revolve in the circular orbit of the electrons of the nucleus, circular orbit में nucleus के revolve करते रहते हैं। तो एक जनरली जिस तरीके से सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वही प्लैनेटरी मॉडल उठा के उन्होंने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए फिट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन एक चीज डिफरेंस थी, वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे एक कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। तो एक जनरल एक एनालॉजी उन्होंने फिटअप किया और फिर उसको गाइगर और मार्स्टन ने प्रूफ कैसे किया उसको हम आगे बात करेंगे। क्लियर? तो इतना एक चीज समझ में आ गई कि एक जर्नी थी, है ना, जिसको में एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे कैसे एक प्रोसेस होती है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। देखा गया कि मतलब कि जैसे मैंने पूरी प्रोसेस बताया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम को देखा गया, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी। तो उसको आगे फिर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे रदरफोर्ड ने मॉडलिंग करके उसको एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस का मैक्सिमम ऑफ द चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड मैक्सिमम ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। कैसे एक्सप्लेन किया? By the Geiger and Marsden experiment। Geiger Marsden तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि वो तो स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, उसको ऑब्जर्वेशन किसने किया? रदरफोर्ड ने किया ऑब्जर्वेशन, और उसको क्या किया, मॉडल में के थ्रू क्या कर दिया, उसको फिट कर दिया। उन्होंने इसको बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल भी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपका कि एटम्स के किस तरीके से उसके अंदर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश, कैसे किस तरीके से प्रोसेस एक जनरेट होती है। Students, now we'll talk about the alpha particle scattering and Rutherford's nuclear model of the atom. That I told you that Geiger and Marsden were the students of the Rutherford, and they did experiment, and the experimental setup of that was like this. So there was a radioactive element. The radioactive element was used that was bismuth 83. This is the atomic number. This is the atomic mass number. And as a source of the alpha particle, क्या सोच रहे हो यही सिर्फ अल्फा पार्टिकल है जो एमिट करता है? ऐसा नहीं भैया, यूरेनियम, पोलोनियम, बहुत सारे ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जिसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर। सो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होती है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.5 मेगा मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, So these lead bricks are being used here। हम चाहते हैं कि जो हमारी बीम है वो स्ट्रेट जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे लेड की ब्रिक्स लगा दी है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि यहाँ की जो अल्फा पार्टिकल्स है ये इसको क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। ऑलराइट, so these alpha particles are moving in straight line in such a way, and we have used here a very thin gold foil that is of the order of 2.1 into 10⁻⁷ meter। You can imagine that how thin is it। क्यों यूज किया? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79, ठीक है। ये एक ऐसा एलिमेंट था, एक ऐसा मेटल था जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब आप इसको एकदम इस रेंज के जो ऑर्डर है, आप फिल्म बनाएंगे आप इसके आर पार देख पाएंगे, मतलब इतना आपका थिन बना सकते हो, इतना मैलिएबल, इतना डक्टाइल है ना। तो दिस हैज दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई हम चाहते क्या है कि एक हम एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे हैं? एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
समझिएगा, एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमको थिन फॉइल कुछ इस टाइप की बनानी पड़ेगी कि एक सिंगल एटम्स कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो, समझ रहे हो आप। तो इतनी ज्यादा इसलिए इतना थिन बनाते हैं क्योंकि हमको एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, समझ रहे हो आप। सो वही चीज यहाँ पे हमने इतना थिन गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा इसको, तो मतलब एटम से जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन किया गया। यहाँ पे एक डिटेक्टर आप देख रहे हो, दैट इज द माइक्रोस्कोप, और इसको हम रोटेट करा सकते हैं इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। 1 डिग्री से लेके आप यहाँ पे 178 179 डिग्री तक खींच सकते हो। 188 करोगे सीधे अल्फा पार्टिकल्स में स्ट्राइक करने लगेगा, तो उसमें अपने को करना नहीं। हम तो यहाँ पे डिटेक्टर इसलिए लगा रहे हैं जिससे ऑब्जर्वेशन कर सके भैया, है ना। तो यहाँ पे हम इसको रोटेट कराएंगे अप टू 178 179 डिग्री, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द अल्फा पार्टिकल्स बीइंग स्कैटर्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस गोल्ड फॉइल। जब इससे स्ट्राइक करेगा तो वो स्कैटर होगा, स्कैटर मतलब फैलेगा इधर उधर, है ना। तो यदि जब तो ये डिटेक्टर क्या करेगा, उसको कैच करेगा कि कितने स्पार्क है। यहाँ पे जो फॉइल यूज करते हैं अपन जिंक सल्फाइड की, तो उसमें क्या है, ब्राइट स्पॉट्स क्रिएट होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, 2 स्पॉट्स हुए, 3 स्पॉट्स हुए, कितने स्पॉट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे मैं बताऊंगा अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि आउट ऑफ यदि 8000 हमने अल्फा पार्टिकल सेंड किए एक बार में, तो उनमें से 8000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? 8000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री से मतलब कि ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, और बाकी के जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे आप वो इसी डायरेक्शन, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड इन द सेम डायरेक्शन, स्मॉल एंगल्स पे ही स्कैटर हो गए। और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूअस इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है। यदि आप उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करते हो, उस टाइप के उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, यदि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस थीटा, जैसे जैसे थीटा आप चेंज कर रहे हो, है ना, थीटा एंगल्स बढ़ा रहे हो, 20 40 60 80 इतना एंगल्स आप बढ़ाते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि जो अल्फा पार्टिकल्स के नंबर है दैट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट अ मिनिमम एंगल ऑफ 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री से कम एंगल या फिर 20 डिग्री के एंगल पे योर अल्फा पार्टिकल एमिशन इज, मतलब कि जितना कम एंगल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आपके मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाया, you are getting a very less number of alpha particles, and after 90 degree you are getting 1 alpha particle. That is a very interesting thing that was seen at that time. So यही चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जो सेंटिलेशन हम मिल रहे थे वही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। These flashes may be viewed through the microscope, and the distribution of the number of scattered particles may be studied as a function of the angle of scattering. That's what I am telling you, that with the change in the angle of scattering, we are just trying to notice that how much of the number of alpha particles being scattered and at what angle they are scattered. So ये हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज आप इसके आंकड़े देखिए, इसके आप वैल्यूज देखिए, ओनली अबाउट 0.1, 100% का सिर्फ 0.1% जो था, 14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, बाय मोर देन 1 डिग्री। मतलब सिर्फ इतने ही अल्फा पार्टिकल जो थे वो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुए, बाकी सीधे सीधे चले गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है लेकिन इसके बीच का स्पेस क्या है, खाली है ना। इसीलिए सीधे सीधे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट निकल जा रहे हैं क्योंकि एटम का अंदर का स्पेस क्या है, खाली है, समझ गए। इसलिए और बाकी जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हो सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हुआ 8000 में से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन था कि सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ? कुछ इस एटम के अंदर है बहुत ही स्मॉल रीजन में, जिसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी जिसकी पावर जो है, जो उसका फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा है ना। जो कि आप सोचिए कि अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है दैट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी ज्यादा एनर्जी के बावजूद भी वो क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है।
कुछ तो है इस एटम के अंदर, इस गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर, जो इसको मजबूर कर रहा है कि मतलब इससे खतरनाक वाला पावर होगा, यहाँ पे इससे ज्यादा पावर होगा तब तो इसको धक्का मार के क्या कर दे रहा है ना, समझ में आ रहा है? कोई भी मजबूत चीज होती है तभी तो दूसरे कमजोर वाले को धक्का मार सकती है ना, ये तो चीज समझते हो ना। तो वही चीज देखा गया कि 0.1% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री एंड अबाउट 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस, है ना। और फिर रदरफोर्ड आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया कि टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड इट मस्ट एक्सपीरियंस अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स। कौन कर रहा है रिपल्सिव फोर्स? दे रहा है। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड देयर मस्ट बी समथिंग विद इन द एटम व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तभी तो रिपल्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव का ही रिपल्शन होता है। तो कुछ तो है इस एटम के अंदर जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और किसी स्मॉल रीजन में है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है, किससे? इस अल्फा पार्टिकल से, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज दे रहा है, मतलब लार्ज रिपल्सिव फोर्स है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली जो कि बहुत ही यूजफुल थी रदरफोर्ड के लिए, जो उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल तैयार किया। तो उन्होंने ये बताया, एक्सपेरिमेंट से जब मॉडल तैयार किया, उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम्स के अंदर के जो स्पेस है दैट इज एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा है तो दैट इज रेडिएटिंग द एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड सो दैट्स व्हाई। तो लेकिन वो फिर फेल हो गया, वो थ्योरी जो है, ये हम आगे बात करेंगे जब बोर थ्योरी आई, जिसमें क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट आया। दिस वाज ऑल द क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स जो भी इनमें उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, थ्योरी लगाई। लेकिन जो आज हम एटम को देख पा रहे हैं, जिस तरीके से व्यू कर पा रहे हैं, उसमें रदरफोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। और लेकिन इसके बाद कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए, है ना। तो उसको हम आगे समझेंगे कि जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे हाइड्रोजन एटम से जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, लाइमर, बार्बर, पास्टन, बिफर्न, फंड, तो ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिल रही हैं जबकि आपका हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है ना। तो वो चीज अपने को ये रदरफोर्ड का जो मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाकी की चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे, बोर थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट भी आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बोर मॉडल है वो चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाता है, जो कि रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे और भी चीज समझते हैं हम कि जब इतना तो मामला समझ में आ गया कि आपका अल्फा पार्टिकल एक में से स्कैटर्ड हुआ, तो इसको थोड़ा अभी अपन अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी देखेंगे और थोड़ा कुछ एक फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम चीजों को समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एटम की इस तरीके से है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बताया गया, तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपेटल फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो कि कूलॉम फोर्स, जिसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 upon r² पढ़ा है, तो दैट इज बीइंग अप्लाइड एंड दैट इज एक्टिंग, दैट इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसके कारण ये रिवॉल्व कर रहा है। इसको हम अभी एक जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का हम निकालेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसको और समझेंगे। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट जो एक्सपेरिमेंट, जो ये सेटअप है, ये जो फेनोमेना हो रहा है, उससे जो उन्होंने सोचा, जो प्रेडिक्शन किया कि यस द न्यूक्लियस साइज मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, उन्होंने कैलकुलेशन में किया और जिसका ऑर्डर अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा था, 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर, जबकि एटम की जो जनरल साइज जो कि हमारे काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से थी, दैट इज 10⁻10 मीटर and which is about 10,000 to 1 lakh times greater than the size of the nucleus। ठीक है, तो एक यहां से एक प्रेडिक्शन हुआ। और एक चीज और देखने को मिली कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द रिपल्शन between the alpha particle and the positively charged nucleus, this is a positively charged nucleus, है ना। और यदि आप अल्फा पार्टिकल कर यहाँ पे
अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, so definitely there must be a force of repulsion between the nucleus and the alpha particle, है ना? So that value must be equals to 1.4 paps on 0. Both दोनों क्या positively charged है, तो Z divided by R square. So the alpha particle and the positively charged nucleus shall be written in such a way. See, like this. So you got a picture that as the distance between this and this alpha particle is the greater, and जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, मतलब इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पे कम रहेगा। और यदि आपका ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि पास से ट्रेवल कर रहा है तो डेफिनेटली द फोर्स ऑफ जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा। क्लियर? सो ये चीज आपने को देखनी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ ट्रैजेक्टरी अल्फा पार्टिकल की जब ड्रॉ किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देखिए जैसे ये वाला जो अल्फा पार्टिकल था जब स्ट्राइक करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे वो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, स्कैटर हो गया। लेकिन जो कुछ डिस्टेंस पे था कुछ, हाँ, तो वो स्कैटर इस तरीके से हो रहा है, और कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे जैसे जैसे होते गए, है ना, दिस इज the perpendicular distance of the alpha particle with the nucleus is called the impact parameter, ठीक है? तो impact parameter जो होता है उसका perpendicular distance होता है, वो डिसाइड करता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है it is seen that alpha particle close to the nucleus, that's a small impact parameter, मतलब कि perpendicular distance क्या होगी, कम होगी, है ना? जो perpendicular distance होगी क्या होगी, जैसे सपोज ये वाला alpha particle, ठीक है, ये वाला alpha particle और ये वाले जो न्यूक्लियस का जो सेंट्रल लाइन से है ना, तो इससे जो ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हर एक अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग होगी। तो जो स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कम होगी, सफर्स लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो वो ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसमें होगी, स्कैटरिंग होगा ज्यादा, ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन आप देखिए, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन आपका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, सीधे सीधे जीरो बनेगा, हाँ। सो द हेड ऑन कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम, बी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी ना, कोई डिस्टेंस रहेगी नहीं उस समय। सो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक, दिस इज रिबाउंडिंग बैक। सो फॉर द लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड, और यहाँ पे इस वाले अल्फा पार्टिकल को देखो, ये इससे कोई इफेक्ट हुआ नहीं इसका, तो मतलब ये है कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू यदि आपकी कम है तो इट विल सफर लार्ज इफेक्ट ऑफ this we can say large angle of scattering, ठीक है, ज्यादा एंगल से स्कैटर होगा यदि कम इंपैक्ट पैरामीटर है, और यदि डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो दैट विल बी लेस, दैट विल बी अनडेविएटेड। सो दिस मतलब इस न्यूक्लियस का कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कुछ रेंज तक होगा, उसकी एक वैल्यू बताता है इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है? तो ये हमको चीज समझ में आई। और एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी कॉन्सेप्ट आता है इंपैक्ट पैरामीटर के अलावा। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज दैट कि आपका जो अल्फा पार्टिकल जो है वो कितने पास तक आपका न्यूक्लियस के जा रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। सो जब यहां से अल्फा पार्टिकल आया, है ना, यहां से रिबाउंड बैक हुआ, यहां से बैक हुआ, तो कुछ समय के लिए इसकी पहले तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, लेकिन जब से यहां रुका तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। फिर से वो रिबाउंड पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होती है, फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है जब वो बैकवर्ड जाता है। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट कॉल्ड, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी में पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मामला समझ में आ गया कि जो पास जिसका इंपैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कम होगा, दैट विल बी स्कैटर्ड मोर, एंड जिसका बी की वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बी अनडेविएटेड, ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं होगा। तो ये था पूरा मामला, पूरा जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है पूरा उसका मामला ये है। क्लियर है? और फिर इसके बाद आगे हम जब बात करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसी को लेकर, इसमें आगे क्या मॉडिफिकेशंस हुए उसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक जनरल एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, और ये जो ट्रैजेक्टरी है कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से क्या न्यूक्लियस का और
जो मतलब कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है, वो कितने रेंज पे है, तो ये सब चीजें हम इस एक्सपेरिमेंट से कुछ समझ पाए। दैट वाज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, एज जैसे कि आपने रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा, यहाँ पे ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, उन्होंने बताया एटम के सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है ना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन revolves around it in a stationary orbit, है ना, that's you have understood. So definitely यदि आपका जो न्यूक्लियस है that is positively charged and electron is revolving around it which is negatively charged, so there must be a force that is called the Coulomb force. क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव Coulomb अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, and that is what we are saying that it is also equals to the centripetal force. So this is going to be mv square, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, मतलब कि आपका जो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कूलॉम फोर्स, उसके ही बराबर है। mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज e स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। इन दोनों के डिस्टेंस उसको भी r है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव गॉट। एंड आपकी यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता है 1/2 क्या होता है, mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आप r से r एक कैंसिल कर दो इधर, और हाफ से दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज e स्क्वायर डिवाइड बाय r। इतना समझ में आया? आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू दैट टोटल एनर्जी हम निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है। तो आपके काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q1 q2 अपॉन r, q1 q2 अपॉन r। so this is one is plus e and second is minus e, clear, divided by r, that's what you know. And if you want to write it in the simple way, that 1/4 pi epsilon naught, that is e square divided by small r. That's what you got the potential energy for the electron. So now we are interested in finding out the total energy of the electron. So total energy E will be equals to potential energy plus kinetic energy. आपको इतना समझ में आता है? तो आप देखिए, अब आपको क्या करना है, सीधे पोटेंशियल एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट डजंट मैटर, प्लस सिग्नेचर है, ठीक है। So this is 1/4 pi epsilon naught, this is e square divided by r, all right, plus kinetic energy that is plus 1/8 pi epsilon naught, 8 pi epsilon naught e square divided by r। ये आपको दिख रहा है? Yes. So now what you have got, यदि आप इसमें देखिए, ये जो 1/4 pi epsilon naught e square divided by r, ये टर्म दोनों में देखिए कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको आप करोगे तो दैट इज यहाँ पे तो आ जाएगा -1 प्लस 1/2। इतना समझ में आया? क्योंकि आप 8 है, आपने 4 बाहर निकाला, तो 4/epsilon e square divided by r, so this gives you this much value. So if you further solve it, you will have e value is equals to 2 1s are 2 plus 1, that means -1/2. So that is giving you 1/8 pi epsilon naught, समझ आ रहा है, 4 2s are 8 pi epsilon naught e square divided by r. So this total energy is what you are getting is negative. How can it be possible? Yes, it is possible, because that's why it is said by this expression that the total energy of the electron is going to negative. Negative का मतलब attractive force है, मतलब इसी की इस नेगेटिव वैल्यू का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज नेगेटिव, दैट बिकॉज जो इसी कारण से ये न्यूक्लियस के ये स्टेशनरी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के कारण, पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण ये इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। यदि ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, यदि पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा होता, समझ रहे हो ना। ये यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर हावी है, इसलिए यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। यदि इसकी एनर्जी खुद में पॉजिटिव होती तो ये इस स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं घूमता, फ्री होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। सो दैट्स व्हाट
ऐसा इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव जनरेटेड. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? So that this is what we talked about this electron orbit.